नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल। आज हमने विषय लिया है इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई समस्याएं, प्रजननहीनता से जुड़ी हुई समस्याएं, और हमारी आज की जो दो खास मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर नंदिता पाल शेतकर वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आप आईवीएफ के क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव रखती हैं और आप लीलावती अस्पताल मुंबई में वहाँ आईवीएफ सेंटर संचालित करती हैं। साथ ही देश भर में भी आपके कई सेंटर्स हैं। आपने मुंबई के जीएमसी और जेजे अस्पताल से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है। आईवीएफ के लिए आप बेल्जियम, इटली, मेलबर्न और कोपेनहेगन से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। 15 वर्षों के दौरान आपने 5000 से अधिक प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञों को इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से जुड़ा प्रशिक्षण जो है वो दिया है और 100 से अधिक रिसर्च पेपर आपके प्रकाशित हो चुके हैं। 23 मेडिकल बुक्स का आप संपादन कर चुकी हैं। कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं और देश भर में प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञों का जो संगठन है फॉक्सी, उसकी आप पास प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। साथ ही इस विषय पर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत का प्रतिनिधित्व करती रही हैं, इन सम्मेलनों का हिस्सा रही हैं। हमारी आज की दूसरी जो मेहमान हैं डॉक्टर लीला व्यास। आप वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और जयपुर में प्रैक्टिस करती हैं। आपको करीब 35 वर्षों का अनुभव है। आपके 30 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। आप फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी जो फॉक्सी है उसकी वेस्ट जोन की चयनित वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और इस विषय पर काफ़ी सक्रियता से काम कर रही हैं। तो हमारे आज के दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं, आप दोनों का स्वागत है इस शो के अंदर। दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं, वे समझना चाहते हैं ये समस्या क्यों होती है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। पहला सवाल है, मेरी उम्र 32 साल है और शादी को 5 साल हो गए हैं। कई डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, अभी तक संतान सुख से वंचित हूँ। इन्हें सलाह चाहिए। गरिमा है अलवर से। तो डॉक्टर नंदिता जी, आप इस बारे में सलाह दे सकती हैं। देखिए, 5 साल हो चुके हैं शादी को। देखो, अगर इनफर्टिलिटी देखें तो हमें पहले कारण ढूंढना चाहिए कि वजह किस में है। अगर लड़की में है या उसके हस्बैंड में है तो टेस्ट करने बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली लड़की में हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक सोनोग्राफी करवाते हैं और यूट्रस के ट्यूब्स जो है, गर्भनलिका जिसे हम बोलते हैं, वो ओपन है कि नहीं वो टेस्टिंग करवाते हैं। अगर ये सब ठीक है तो फिर लड़की को हम बाजू में रखते हैं और पुरुष की टेस्ट करते हैं। हस्बैंड की टेस्ट बहुत सिंपल होती है, एक सीमन एनालिसिस मतलब वीर्य की तपास होती है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अगर दिखे तो हस्बैंड के वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो जैसे प्रॉब्लम्स दिखते हैं वैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। रही इस कपल की बात, 5 साल से बच्चा नहीं हुआ है तो नॉर्मली हमारी ट्रीटमेंट जो होती है, अगर उसमें अंडे तैयार नहीं होते हैं, अंडाकोश जो है ओवरी हम बोलते हैं, उसमें अगर पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरी हार्मोनल इम्बैलेंस एक होता है तो हम वो बैलेंस ठीक करते हैं दवाई से। अगर दवाई से नहीं ठीक हुआ तो हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। मतलब सिंपल ट्रीटमेंट होती है, हम दवाई दे के स्त्री बीज या अंडा तैयार करते हैं। अंडा तैयार हुआ कि नहीं कैसे पता चलता है? हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी से उसे देखते हैं और वो हर 14 दिन हम सोनोग्राफी करते हैं। जब वो तैयार हो जाता है तभी एक इंजेक्शन दे के वो लड़की को अस्पताल में बुला लेते हैं और फिर उसके हस्बैंड का सीमन लेते हैं, वीर्य लेते हैं और उसे प्रोसेसिंग करके उसके अंदर डाल देते हैं। ये इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ये पहली स्टेप है इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट हम एटलीस्ट 3 से 6 बार कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि 3 बार करने से लड़की बहुत ही डिप्रेस हो जाती है। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली मैं जो पेशेंट को बोलती हूँ कि एटलीस्ट 2-3 बार आप कोशिश कीजिए। अगर उससे नहीं हुआ तो दूरबीन डाल के हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो पहली तो आपको सिंपल ट्रीटमेंट मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन आप करके देख सकते हो।
बिल्कुल। तो इस बारे में आप अपने किसी विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नुस्खा या ऐसी चीज़ों के चक्कर में न पड़ें जो कि वैज्ञानिक रूप से पुष्ट नहीं है और उनकी गारंटी भी नहीं है, क्योंकि आपकी सेहत को भी उस पर नुकसान हो सकता है। अगला सवाल है, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, अभी तक संतान न हो पाने के कारण डॉक्टरों ने बताया है कि बच्चेदानी की नली में रुकावट है। मैं सर्जरी को लेकर डर रही हूँ, इस बारे में इन्हें सलाह चाहिए। 35 साल की एक महिला दर्शक हैं। पिछले सवाल में वजह पता नहीं थी, लेकिन इस वाले सवाल में बच्चेदानी की जो नली है उस पर रुकावट बताई गई है। नंदिता जी। जब गर्भनलिका मतलब ट्यूब बंद हो तो उसके अनेक कारण होते हैं। नॉर्मली इन्फेक्शन के वजह से बंद हो जाती है। तो अगर इन्फेक्शन, टीबी, हमारे देश में टीबी बहुत सारे लड़कियों को होता है, और टीबी की वजह से अगर गर्भनलिका या ट्यूब्स बंद हो तो सर्जरी उसमें कोई मदद नहीं करता, क्योंकि अगर ट्यूब्स खुल भी गई तो ट्यूब के जो अंदर का सब पूरा डैमेज हो जाता है, तो बच्चा रुकने में कोई मदद नहीं होती। तो अगर ये ट्यूब्स ब्लॉक्ड हुई है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की वजह से, तो फिर सर्जरी मत कीजिए और सीधे टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के लिए जाइए। बट अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हुए हैं कोई और इन्फेक्शन की वजह से, जैसे हम पेल्विक इन्फेक्शंस बोलते हैं, या फिर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी कभी कभी ट्यूब्स ब्लॉक्ड होते हैं, तो सर्जरी आपको बहुत मदद करेगी। अभी सर्जरी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, पेट खोल के भी कर सकते हैं और लैप्रोस्कोपी मतलब एंडोस्कोपी, जो एक टाके की सर्जरी हम बोलते हैं, दूरबीन डाल के करते हैं, उससे कर सकते हैं। आजकल काफ़ी जगह पे दूरबीन की सर्जरी होती है, तो हम दूरबीन डाल के हम ये गर्भनलिका खोल सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप यंग हो और बहुत मतलब 35 यंग एज है, तो अगर दूरबीन डाल के हम ट्यूब खोल सके तो आप नेचुरली हो सकते हो, क्योंकि आईवीएफ से हम एक बार में एक बच्चा दे सकते हैं। तो आपको दोबारा दूसरा बच्चा चाहिए तो आईवीएफ ही वापस करना पड़ता है। पर अगर ट्यूब्स खुल गए तो आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हो, एक बच्चा होने के बाद दूसरा भी आपको हो सकता है। बट और एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, सर्जरी करने के बाद अगर 6 महीने में बच्चा नहीं हुआ तो फिर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ की तरफ मुड़ना पड़ेगा, बिकॉज़ बार बार करने से या फिर बहुत टाइम वेस्ट करने से फिर वो उम्र निकल जाएगी और फिर बच्चा होने में दिक्कत हो जाएगी। तो सर्जरी करना वेरी इम्पॉर्टेंट है, आपकी उम्र छोटी है इसलिए। बट उसके बाद अगर बच्चा नहीं हुआ 6 महीने 1 साल में, तो प्लीज़ टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाइए और एक अच्छा सा बच्चा आपके घर लेके आइए। अगला जो सवाल है वो आपके सामने है। मैं कामकाजी महिला हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सिंगल मदर बनना चाहती हूँ, इसे लेकर क्या विकल्प मौजूद हैं? इसी तरह से एक अन्य सवाल और है, आजकल पुरुष भी सिंगल पेरेंट बन रहे हैं, ये कौन सी तकनीक है और कई सेलिब्रिटीज़ भी इनमें शामिल हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो हमारे 2 तरह के दर्शक हैं, एक महिला दर्शक है, एक पुरुष दर्शक है। इनकी उत्सुकता है, इनके कुछ अपने जीवन को लेकर आगे प्लान्स होंगे, लेकिन इनसे जुड़े हुए कानूनी पहलू भी हैं। डॉक्टर लीला व्यास जी इस बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, जहाँ आपने कहा कि कुछ कुछ कानूनी पहलू होते ही हैं, किसी भी इलाज में जाएं सब में ही है, कहीं ना कहीं कानूनी पहलू रहते हैं। तो इसमें हम यदि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए अपने भारतीय कानून में अब नहीं है कि वो सिंगल पेरेंट्स बन सके। सो उनका सवाल तो वहीं चला जाता है। रही महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं की परिस्थितियां कई तरफ से अलग अलग होती हैं। सिंगल महिला किसी भी कारण से हो सकती हैं, डिवोर्सी हो सकती हैं, विडो हो सकती हैं, कई और भी बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से कि वो नहीं रह पाए। तो उन परिस्थितियों को देख के उनके लिए कानून है कि वो सिंगल मदर बन सकती हैं। अब जैसे आपने सवाल पूछा कि आप 35 साल की हो गई हैं, तो आपको अपने हिसाब से, क्योंकि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या नहीं है, किस तरह की आपकी परिस्थिति है, तो आप अपने जो भी नियर बाय, जो भी आपके कंसल्टेंट, इनफर्टिलिटी के कंसल्टेंट हैं, उनसे मिलके आप ये लीजिए। ऑप्शंस बहुत हैं, जैसे कि आपने आज मन बनाया कि मुझे शादी नहीं करनी है, हो सकता है आप
थोड़ा बाद में सोचे कि नहीं मुझे करनी है, तो एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रख दें, कि हमारे वो भी कई कारणों से है जो भी अब आगे डिस्कस करेंगे। कई मेडिकल रीजंस होते हैं, कई सोशल रीजंस होते हैं जो लोग बाग अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करके रखते हैं, वो बात है। रही आप अपना बनना चाहते हैं तो ऑप्शंस, जैसे अभी नंदिता मैम ने भी आपको यही समझाया था कि हमारे पास जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनको हम IVF जो हम बात कर रहे हैं, उसमें आपका यही है कि आप यदि सिंगल चाह रहे हैं तो आपके जो ओवरी से जो एग्स हैं, जो ओवम है, उनको निकाल के प्रिजर्व करके, अभी मैम आगे बात करेंगे कि हम कैसे उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और आप अभी चाहते हैं तो आप अपने उस हिसाब से, क्योंकि ये एक सब कुछ कहना चाहिए कि पर्सनलाइज चीज़ हो जाती है कि आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगा और कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 36 वर्ष है, मैंने संतान के लिए IVF तकनीक की मदद ली थी लेकिन 2 बार ये विफल रहा है, इसमें काफ़ी खर्च भी होता है, अतः कोई और विकल्प हो तो वो बताइए। रिद्धि का ये सवाल है नंदिता जी से। रिद्धि, मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। IVF टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। एक्चुअली अमेरिका में कई यूनिट्स ऐसे हैं कि 6 साइकिल करो या पैसा वापस दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है रिद्धि जी, कि अच्छे पेशेंट्स जो है, अच्छे पेशेंट्स मतलब क्या, कि यंग पेशेंट्स जिनके अंडे बहुत या ओवम ज़्यादा होते हैं, जिनका मेल फैक्टर मतलब हस्बैंड का सीमन बहुत बुरा नहीं होता है, 1 और 2 मिलियन नहीं होता है, 5 मिलियन के ऊपर होता है, जिनकी थैली अच्छी होती है, उनमें चांस 6 साइकिल्स करने पे 90% मतलब 10 में से 9 पेशेंट्स बच्चा लेके जाते हैं। तो और जो पुअर प्रोग्नोसिस पेशेंट होते हैं, मतलब जिनके अंडे कम होते हैं, जिनका स्पर्म काउंट बहुत ही ख़राब होता है, यूट्रस में कोई दिक्कत होती है, वो 50 to 60% बच्चा लेके जाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी ये टेक्नोलॉजी है, ये बार बार करनी पड़ती है। 2 ट्रीटमेंट से आप हताश नहीं हो सकते हो, और काफ़ी कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ आई है। मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे की जाती है। कि जब मेरे पास पेशेंट आता है तो पीरियड के दूसरे दिन से हम इंजेक्शन्स चालू करते हैं। वो 10 दिन हम इंजेक्शन्स देते हैं, उसमें 4 सोनोग्राफीज़ या अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं, और फिर पेशेंट को हम एडमिट करते हैं। 15-20 मिनट का काम होता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और पेशेंट घर चली जाती है 5 घंटे के बाद। सो जितना हो सके उतना हम पेशेंट के लिए वो पेशेंट फ्रेंडली करते हैं। और फिर वो जो एम्ब्रियोज या ओवम और स्पर्म का मिलन करके जो बच्चे तैयार करते हैं, उसे हम एम्ब्रियो करते हैं, वो हम पूलिंग करते हैं 2-3 बार पिकअप करके, एक साथ करके, और फिर अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप में 2 फेलियर हुए हैं तो हम प्री IVF ट्रीटमेंट काफ़ी करते हैं। मतलब आपके अगर ट्यूब्स सूजे हुए हैं, पानी से भरे हुए, तो वो ट्यूब्स हम काट देंगे। आप में अगर वज़न ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करवा देंगे पहले। आजकल बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं जिससे वज़न कम करने में मदद होती है। फिर अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस होगा तो हम दवाई दे के एंडोमेट्रियोसिस पहले कम करेंगे और फिर आपको ट्रीटमेंट करेंगे। आपको अगर फाइब्रॉइड की बीमारी हो तो वो फाइब्रॉइड्स पहले रिमूव करेंगे। तो ये हो गई प्री ट्रीटमेंट। फिर जब आपके अंडे निकालेंगे तब लेबॉरेटरी में काफ़ी चेंजेस हम कर सकते हैं। जैसे हम लेज़र यूज़ कर सकते हैं। हस्बैंड के स्पर्म्स के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है, IMSI, PICSI, MAC, ये सब ऑफ कोर्स बहुत ही टेक्निकल है, बट इसमें से मुझे आपको समझाना है कि हम सबसे आइडेंटिफाई करते कि है कि ये स्पर्म सबसे अच्छा है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है जो इंक्यूबेटर्स शरीर के जैसे होते हैं, जिसमें हम बच्चे ग्रो करते हैं, वो एम्ब्रियोज ग्रो करते हैं। तो आजकल कल ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इंक्यूबेटर इंडिया में पहली बार लाया है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हम यूज़ करते हैं लेबॉरेटरी में। इनफैक्ट जब अंडे आते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बता सकते हैं कि ये अंडे में क्या पोटेंशियल है बच्चा देने का।
सो ये सब टेक्नोलॉजीज़ जो आई है, ये आपके जैसे पेशेंट्स जिनमें 2-3 बार फेल हुआ है, उनको ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक जो एडवांस थेरेपी है, और फिर बच्चा छोड़ने के बाद भी काफ़ी कुछ दवाई देते हैं हम, आईवी मतलब खून में दवाई देते हैं, जो सपोर्ट देते हैं एम्ब्रियो डालने के बाद, वो भी अलग रहता है। तो ये जो एडवांस थेरेपी है वो देने की ज़रूरत बहुत पड़ती है। सो डेफिनेटली डोंट लूज़ होप। आई थिंक आपको, आपकी एज बहुत अच्छी है, तो आपको ये नहीं छोड़ना चाहिए, ये होप नहीं छोड़ना चाहिए कि मुझे बच्चा नहीं होगा। आपको डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। एंड ऑफ कोर्स अडॉप्शन तो है ही हमारे देश में, वी कैन डेफिनेटली गो फॉर अडॉप्शन, अगर आपको ये मेंटली बहुत कठिन जा रहा होगा तो। अगला सवाल है, मेरी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं, मैंने अपने बच्चेदानी की जांच करवाई है, सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख नहीं मिल रहा है, इसके लिए सलाह दीजिए। एक महिला दर्शक है। सब कुछ ठीक है और बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम इसे बोलते हैं। तो अगर एज ठीक यंग है तो हम IUI ट्राई करते हैं, जो मैंने बताया है पहले। और अगर IUI से बच्चा नहीं हुआ 2 या 3 अटैम्प्ट से, तो हम सीधा टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, बिकॉज टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ मुड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उम्र 40 साल की होती है, बोलते हैं हर एक डॉक्टर हमें बोलता है नहीं हो जाएगा, आपको हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें आप इस तरफ मत जाइए प्लीज़। अगर बच्चा 1-2 साल में नहीं हुआ तो प्लीज़ IUI कीजिए, IUI नहीं हुआ तो IVF कीजिए और एक बच्चा घर लेके जाइए, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद फिर बहुत डिफ़िकल्ट जाता है बच्चा देने को आपके लिए। और IVF की प्रक्रिया तो हमने बहुत डिटेल में पहले प्रश्न में एक्सप्लेन की है। बिल्कुल। अगला सवाल है, लीला जी के लिए है ये सवाल। मेरी उम्र 31 साल है, मैं शरीर से फिट हूँ, लेकिन जांच में पाया गया है कि मेरे स्पर्म काउंट कम है, इसलिए मैं पिता नहीं बन पा रहा हूँ। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दिनेश हैं अशोकनगर से। देखिए, आप 31 साल उम्र नॉर्मल उम्र में और शरीर से आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब कि यदि आपको कोई बीमारी यदि नहीं है, क्या आपने टेस्ट कराए हैं कोई डायबिटीज़ का, थायराइड का, जो कि बिना टेस्ट के पता नहीं चलता, लाइफ चलती रहती है। सो वो चीज़ आपको अपने आप में चेक करानी चाहिए। दूसरा, आपका लाइफस्टाइल क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि प्रोफेशन भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें कि आपके शुक्राणु की जो काउंट है वो कम जा सकती है। हम जैसे आप यदि ऑफिस वर्क में हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा कुछ IT सेक्टर में है, तो आप लोगों का लाइफस्टाइल भी ऐसा हो जाता है कि पूरी पूरी रात आप जगते हैं, दिन में आप नहीं मिल पाते और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपका जो है अपने जो IT इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ है। तो कई इसमें ऐसे शोध प्रकाशित हो चुके हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत लंबा इस्तेमाल जब जो लोग कंप्यूटर और उनके सामने बैठ के करते हैं, उन लोगों के शुक्राणु की जो नंबर भी कम हो जाते हैं और उनकी गति भी कम हो जाती है। दूसरी चीज़ रही, हम यदि पुराने आप काम देखेंगे कि जो लोग बहुत गर्मी में काम करते हैं, जो कई बार जैसे हमें देखने आता है कि बहुत कुछ माना जाता है कि इनफर्टिलिटी को ऐसा माना जाता है कि ये एक कोई बहुत हाई क्लास की बीमारी है, परंतु हमारे भारत में हम देखते हैं कि सभी, चाहे वो लो मिडिल इनकम ग्रुप से हो, मिडिल वाले में हो और हायर ग्रुप में हो, सब में हो सकती है। तो जैसे बहुत सारे गर्मी वेल्डिंग का काम हुआ, जो फर्नेसेस में भट्टियों में काम करते हैं, उन तक को हम सभी को कहते हैं। फिर आप लोगों का ड्रग अब्यूज़ होना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। कहने को कहते हैं नहीं सब मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, जब पता चलता है तो वो स्मोकिंग कह देंगे नहीं हम कर रहे हैं, पर वो गुटखा और जो तंबाकू किसी भी फॉर्म में जाता है वो भी आपको देखना है कि आप ले रहे हैं नहीं दे रहे। अब रही ये सब चीज़ों में, फिर आपका लाइफस्टाइल, आप कितनी सेडेंटरी लाइफ में, आपका वजन कैसा है। फिर आप रही बात कि आपका जो टेस्टिंग हुआ है वो एक प्रॉपर लैब में अच्छी तरह हुआ है या नहीं हुआ। कई बार रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं कि आपने सैंपल एक लैब में दिया, वो पड़ा रह गया और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद देखा गया तो वो कहते हैं कि साहब इसमें मोटिलिटी नहीं है, इसमें बहुत सारे डेड है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें कि स्पर्म कुछ समय तक जो है बिल्कुल लाइव और एक्टिव रहेंगे, उस हिसाब से टेस्टिंग हो। अब पूरी उसकी डिटेल में जाते हैं तो हम सिर्फ काउंट ही नहीं, काउंट के साथ उसकी गति जो होती है, और गति भी हम देखते हैं कि जो प्रोग्रेसिवली बहुत अच्छे फास्ट चल रहे हैं
तो इसलिए एक प्रॉपर लैब में टेस्ट, फिर उसके आगे जब टेस्ट होता है कि साहब ये सब भी हो गई, आपका डॉक्टर आपको कुछ ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, आपको एंटीऑक्सीडेंट भी दे रहे हैं कि भाई सिंपल आपका गति कम थी और थोड़ा ये है। फर्दर आपके टेस्टिंग के लिए आप जिनसे भी दिखा रहे हैं आपके टेस्ट हो सकता है। कुछ जो बहुत और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन को वो लोग करके देते हैं। तो इस तरह आपको यदि ये चीज़ है तो पहले आप अपनी देखिए कि कहीं आप अगल बगल वाली जो चीज़ें हैं, मतलब आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पान, आपकी जो हैबिट्स हैं, ये सब कुछ ठीक है तो आपके कंसल्टेंट आपको उन सब चीज़ों से डिटेल हिस्ट्री लेके बात करके आपको समझा सकते हैं। अब रही कम की बात, जैसा नंदिता मैम ने आपको बताया था कि हम यदि कम उसकी बात कर रहे हैं तो कितने कम है, क्या हमारे पास इतने स्पर्म्स मिलते हैं जिनको कि हम सीमन वॉश करके IUI तक जा सकते हैं, या फिर आपके बहुत ही कम है जहाँ की हम IUI नहीं कर सकते, सिर्फ हम IVF की प्रक्रिया में जाएंगे। उसमें भी एक ICSI प्रक्रिया है जहाँ की हम अच्छे स्पर्म निकाल के और आगे उसका ट्रीटमेंट कर सके। इसलिए आप अपना, अभी 31 साल उम्र है, जल्दी ही अपने के जो भी कंसल्टेंट है उनसे आप राय लेके और आगे अपना ट्रीटमेंट चला लें। अगला सवाल है, मेरी पत्नी का 2 बार गर्भपात हो चुका है। डॉक्टर ने कहा है कि आपके शुक्राणुओं की कमजोरी से ऐसा हुआ है। क्या हाँ यह संभव है? गणेश हैं जोधपुर से, वे जानना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गर्भपात होना उससे बहुत ही मेंटल ट्रॉमा हो जाता है हस्बैंड और वाइफ को। और अभी नया रिसर्च आया है कि पुरुष के स्पर्म्स के वजह से भी गर्भपात हो सकता है। तो अगर स्पर्म्स ख़राब होंगे तो गर्भपात हो सकता है, लेकिन वाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं, वो जांच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ मेल का प्रॉब्लम है इसलिए हो रहा है, ऐसे नहीं देना चाहिए फॉर ग्रांटेड। तो वाइफ के जेनेटिक टेस्ट करने, हस्बैंड के जेनेटिक टेस्ट करने, फिर वाइफ के ब्लड टेस्ट करने कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, यूट्रस में कोई पर्दा है क्या वो देखना, यूट्रस के कोई प्रॉब्लम्स है क्या देखना ज़रूरी है, और बॉडी रिजेक्ट कर रही है क्या, एप्ला सिंड्रोम वगैरह कोई ब्लड टेस्ट होते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये सब टेस्ट करने के बाद, जैसे हमने पहले बताया, डॉक्टर लीला बोली कि हम स्पर्म वॉशिंग करके बेस्ट स्पर्म्स निकाल सकते हैं, या टेस्ट ट्यूब बेबी करके फिर जेनेटिक टेस्ट करके ये बच्चा हम गर्भ में छोड़ सकते हैं। वो PGT बोलते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं, जो हम बच्चे का टेस्टिंग करते हैं कि जेनेटिकली ये बच्चा नॉर्मल है और फिर ये बच्चा हम अंदर डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा तैयार होता है और फिर उसकी टेस्ट की जाती है और अंदर डाल सकते हैं हम। सो ये काफ़ी कोई टेक्निक्स है जिससे हम आपको मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 40 साल है और मेरे एक संतान है जो 10 साल की है अभी। मुझे एक और बच्चे की चाहत है, तो क्या इस उम्र में मां बनने में कोई समस्या आ सकती है? ललिता हैं ये छत्तीसगढ़ से। आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बिकॉज आजकल हम सिटीज़ में देख रहे हैं कि लड़कियों की शादी बहुत लेट हो रही है। आपको तो एक बच्चा ऑलरेडी है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 40 साल की उम्र के बाद 60% लेडीज़ को दिक्कत हो जाती है बच्चा होने में। लेकिन अगर आपको पहला बच्चा है तो हम एक टेस्ट करते हैं, उसे वो ब्लड टेस्ट है, उसका ब्लड टेस्ट का नाम है सीरम AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। इस ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि तुम्हारे आपके अंडे कितने रह गए या ओवम कितने रह गए, और अगर ये टेस्ट अच्छा होगा तो आपको बच्चा रुकने में इट विल बी गुड, एंड अगर ये बहुत कम हुआ होगा तो there will be difficulty। बट आपको याद रखना चाहिए कि 40 इयर्स के बाद जो फर्टिलिटी रेट है वो डेफिनेटली कम हो जाता है। जो अबॉर्शन रेट है वो नॉर्मली 10-15% होता है, वो 20-25% हो जाता है। जो 37 इयर्स में जो मेंटल रिटार्डेशन का चांस होता है बच्चे का, 1500 में 1 होता है, वो 40 इयर्स में 150 में 1 हो जाता है। इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स जो आती है, इसलिए ये दिक्कत हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर एक बच्चा होगा तो हम टेस्ट करके देख लेंगे और आपको हो सकता है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम कि आपको बच्चा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल।
तो डॉक्टर नंदिता जी और डॉक्टर लीला जी, हम आप दोनों को धन्यवाद कहेंगे। आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इनफर्टिलिटी और आईवीएफ से जुड़ी हुई उनकी शंकाएं दूर की। और दर्शकों से भी हम आग्रह करेंगे कि ये जितनी भी तकनीकें हैं ये मेडिकल कंडीशंस को लेकर है, इन्हें अपनी सहूलियत का माध्यम न बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ज़रूरतमंद के इलाज को आप रोक रहे हों, उसके इलाज को आप देरी भी कर रहे हों, और हो सकता है आप एक समाज में अलग तरह की प्रथा जो है, चलन है, उसको शुरू कर रहे हों। डॉक्टर मेडिकल कंडीशंस, उसके लीगल एस्पेक्ट्स, उन्हें देखते हुए आपको बेस्ट ऑप्शन बताते हैं, और किसी प्रशिक्षित डॉक्टर की ही आप मदद लें, नुस्खे और दूसरे जो दावे होते हैं उनके चक्कर में न पड़ें। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार। नमस्कार।